अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट P4 सेक्शन। ठीक है जी, हम कुछ पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस P4 में आते हैं और किस तरह से जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आपको इसमें कमांड आती जाएगी। ठीक है, तो आज से हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे अपना P4 सेक्शन। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपके साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, जो चीज़ें आपने अभी नहीं पढ़ी फॉर एग्जांपल थ्योरी सेक्शन में और यहाँ पे P4 में क्वेश्चंस में आ रही हैं, तो उनको हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है वो पूछ सकते हैं। सही है जी, तो चले हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट पेपर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इज मई जून 2020। तो ये अभी आप कह लें कि रीसेंट पेपर है विच वॉज नॉट कंडक्टेड ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, बट पेपर जो है ये बन चुके थे, तो इस वजह से पेपर अवेलेबल हैं। तो हम इसी पेपर से जो है वो अपना स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से हम पीछे की तरफ जो है वो पहले 20 को सॉल्व करके देन 19, 18। तो कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन 4 to 5 ईयर्स के पेपर जो है वो यहाँ पे सॉल्व करें और बाकी पेपर्स जो है वो आप अपने तौर पे सॉल्व कीजिएगा और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लें कि आपके पास सबसे पहले तो टाइम जो है वो आप नोट कर लें कि यू हैव 1 आवर फॉर दिस पेपर। तो 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास और इसमें अक्सर बच्चे जो है वो टाइम मैनेजमेंट में मार खा जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि स्टार्ट से ही आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को लाजमी देखें। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे फिर वो पेपर 1 है या 2 है या 4 है, तो उसको टाइम के साथ साथ जो है टाइम ड्यूरेशन को सामने रखते हुए सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका ये है कि टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ इशू ये होता है कि पेपर आते हुए भी वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, खासतौर पे P4। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, ये आपके पास नो एडिशनल मटेरियल्स आर नीडेड, तो इसका मतलब आपको नो पीरियोडिक टेबल, कोई पीरियोडिक टेबल जो है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से पेपर 1 या पेपर 2 में पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होता है, यहाँ पे कोई पीरियोडिक टेबल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। और जो भी मास वगैरह जो है वो इस किस्म के आप कह लें कि क्वेश्चन आएंगे और किसी में अगर मास की नीड है या एटॉमिक नंबर की नीड है तो वो क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होगा। तो मतलब आपको ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करने। ठीक है, तो वो गिवन होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, आंसर ऑल क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शंस अगर हम देख लें तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहले इसमें 2016 से पहले वाले जो पेपर थे उनमें आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज मिलेगा। पहले MCQs आते थे 4 से 5, बट अब वो MCQs नहीं आते। ठीक है, तो आपके पास पूरा थ्योरी सेक्शन टाइप का पेपर होता है और सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। कैलकुलेटर या यूज़ कर सकते हैं एंड यू शुड शो ऑल योर वर्किंग। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी वर्किंग जो है, ये खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो कैलकुलेशंस वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें अक्सर बच्चे वर्किंग छोड़ देते हैं, तो वर्किंग बड़ी ज़रूरी है। वर्किंग आपने शो करनी है एंड यूज़ अप्रोप्रिएट यूनिट्स। यूनिट्स आपने मेंशन करने हैं, बगैर यूनिट्स के कोई नंबर जो है वो आपने नहीं देना। यूनिट्स लाजमी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं, यूनिट्स आपने लाजमी जो है वो मेंशन करने हैं। ठीक है जी, टोटल मार्क फॉर दिस पेपर इज 60। तो ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा इन 1 आवर। तो ये तो थोड़ा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया रिगार्डिंग दिस पेपर। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग, अच्छा एक चीज़ बेटा और ज़रा जहन में रखिएगा कि P2 और P4 एंड स्पेशली इन P4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के रीड क्वेश्चंस थॉरली। आपने क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से पढ़ना है और उसको समझना है कि इसमें करना क्या है। डायरेक्ट आंसर सेक्शन पे ना जाएं, क्वेश्चन को बहुत डिटेल से पढ़ें, हर चीज़ को अंडरलाइन करें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन के थीम को समझें कि आप करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें अगर आपने प्रॉपर अपने मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। अक्सर गलती यही होती है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बड़ा, मतलब आप कह लें कि जस्ट गुजारते हैं, उसको सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो उसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको समझें कि क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, देन फिर उसको सॉल्व की तरफ लेके जाएं। ठीक है जी, तो अब ये कह रहे हैं कि जी आयरन टैबलेट्स आर यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। आयरन टैबलेट्स कंटेन आयरन 2 आयंस। ठीक है जी, आयरन डेफिशिएंसी की कमी को पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। Iron tablets contain iron 2 ions, Fe2 plus ion. A student does a series of titrations.
विद एक्वियस पोटेशियम मैंगनेट KMnO4। ठीक है, यानी स्टूडेंट जो है वो टाइट्रेशंस कर रहा है आयरन टैबलेट्स की, किसके साथ? KMnO4 के साथ। ही इज डूइंग टाइट्रेशन ऑफ आयरन टैबलेट्स विद KMnO4। क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? टू डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन सम आयरन टैबलेट्स। ही वांट टू डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन आयरन टैबलेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली आयरन टैबलेट्स में दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, तो ही वांट टू नो कि जी आयरन टैबलेट में आयरन की परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, तो ये एक मेन जो आपका टास्क है इस क्वेश्चन में वो ये कि टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयरन इन आयरन टैबलेट्स, के आयरन टैबलेट्स में आयरन की परसेंटेज क्या होती है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ उन्होंने डायग्राम्स दिए हैं। डायग्राम्स ऑफ सम ऑफ द एपरेटस द स्टूडेंट यूजेस आर शोन। ठीक है, ये कुछ एपरेटस हैं जो इसने यूज़ किए हैं, उनकी डायग्राम जो है वो यहाँ पे दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेम द 3 पीसेस ऑफ एपरेटस। ठीक है, आपने इनको नाम देना है। ऑब्वियसली ये जो आपके पास एपरेटस है ये सब पहचान गए होंगे इसको। इसमें आपके पास यहाँ पे ये ओपनिंग मतलब रीडिंग्स मौजूद हैं और साथ में हमारे पास ये कॉक मौजूद है, तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ब्यूरेट है। ठीक है, ए इज ब्यूरेट, जिसमें आप अपना लिक्विड फिल करते हैं। जो भी टाइट्रेशन आप करेंगे तो वन ऑफ द लिक्विड वुड बी इन ब्यूरेट। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है जी, ये भी वॉल्यूम मेजरिंग एपरेटस है एंड यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन कोई रीडिंग नहीं है, डायरेक्ट 25 cm3 और ये पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, तो दिस यू ऑल नो दिस इज पिपेट। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए जो है आप एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हम पिपेट यूज़ करते हैं। तो ये तीनों एपरेटस के नाम जो है ये आपको मालूम होने चाहिए। एपरेटस, कॉमन एपरेटस की मतलब डायग्राम्स और उनके नाम जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए कि आप उनको देख के पहचान जाएं कि ये कौन से एपरेटस हैं। इसलिए और जनरली जो है ये जो सिंपल एपरेटस आते हैं ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं। ठीक है, तो आई शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू जिसमें सारे एपरेटस की कॉमनली यूज्ड एपरेटस की फिगर्स जो है वो मौजूद होंगी और उसमें से आप नाम जो है वो देख के उनको जहन में रख सकते हैं। ठीक है, एंड देयर यूजेस एज वेल कि कहाँ यूज़ होते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। चले, ये तो सिंपल सा पार्ट था, आपने 3 मार्क्स यहाँ से गेन कर लिए। ठीक है, ईच एपरेटस का नाम जो है इट कैरीज 1 मार्क, तो आपने 3 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। अच्छा, अब उसके बाद कुछ डिटेल है कि वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो सेइंग द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द टोटल मास ऑफ 5 आयरन टैबलेट्स। कितनी आयरन टैबलेट्स ली हैं इसने? 5 आयरन टैबलेट्स लिए हैं और उसने उनका टोटल मास रिकॉर्ड किया बाय यूजिंग वेइंग बैलेंस। ठीक है, 5 आयरन टैबलेट्स ली, उनका मास। उसके बाद नेक्स्ट ही क्रशेस द टैबलेट्स, डिसॉल्व देम इन डिस्टिल्ड वाटर। 5 आयरन टैबलेट्स को क्रश किया एंड देन डिसॉल्व देम इन डिस्टिल्ड वाटर एंड मेक्स द सोल्यूशन अप टू 250 cm3। तो टोटल सोल्यूशन इसने कितना बना लिया? 250 cm3 का इसने सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, पहले इसने क्रश किया, पहले 5 आयरन टैबलेट्स का मास लिया, फिर उनको क्रश किया और पानी में डिसॉल्व किया एंड देन उनको यानी फिर उसमें पानी ऐड करके टोटल सोल्यूशन कितना कर लिया? 250 cm3। यूज एपरेटस सी, यूजेज एपरेटस सी। एपरेटस सी क्या है? व्हाट इज एपरेटस सी? पिपेट। uses apparatus C to transfer 25 cm3 of the solution of Fe2+। ये जो आपने सोल्यूशन बनाया है Fe2+ का 250 cm3, इसमें से 25 cm3 लिया है इसने, किसके थ्रू? apparatus C के थ्रू, which is pipette। तो पिपेट से आप एग्जैक्ट 25 cm3 ले सकते हैं, जो कि यहाँ मेंशन है कि we can take this pipette can be used to take 25 cm3 of liquid। So he took 25 cm3 from 250 cm3 by using pipette of the solution of Fe2+ ion into a conical flask। किस में लिया है? conical flask में लिया है। ठीक है, conical flask यहाँ बना हुआ नहीं है, but I hope everyone knows कि जी conical flask किस टाइप का होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस टाइप का कॉनिकल फ्लास्क होता है और इसमें इसने यानी कि 25 cm3 ऑफ दिस सोल्यूशन जो है ये इसने ट्रांसफर कर दिया। तो लेट से ये 25 cm3 जो है वो इसमें आ गया बाय यूजिंग पिपेट। जो है पहले इसने पिपेट फिल की 25 cm3 और फिर उसको इसमें एम्प्टी कर दिया। ठीक है, तो दिस इज 25 cm3 ऑफ Fe2+ सोल्यूशन। ठीक है जी, जो इसने पिपेट के थ्रू लिया और उसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, तो ही यूजेस apparatus C to transfer 25 cm3 of the solution of Fe2+ into a conical flask, uses apparatus B, then he uses apparatus B, uses
apparatus B क्या है, measuring cylinder to add 10 cm cube of dilute sulfuric acid to the conical flask. ठीक है, पहले इसने आयरन वाला सोल्यूशन ट्रांसफर किया, देन ही यूज्ड apparatus B. देखें apparatus B में टोटल वॉल्यूम कितना आ सकता है 10, तो इसने इसके थ्रू एसिड जो है वो ट्रांसफर किया है 10 cm क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड. दोबारा पढ़ लें. Uses apparatus B to add 10 centimeter cube of dilute sulfuric acid to the conical flask. यानी पहले आपने conical flask में 25 cm cube of iron solution ले लिया, then he transferred 10 cm cube of dilute sulfuric acid through measuring cylinder. पहले measuring cylinder में let's say this was measuring cylinder, ये 10 cm cube था, इसने 10 cm cube यहाँ तक dilute sulfuric acid लिया and then इसको transfer कर दिया इसमें, तो let's say ये 10 cm cube sulfuric acid भी आ गया. ठीक है, this is 10 cm cube H2SO4, ये इसने इसमें ऐड कर दी. ठीक है जी, तो पहले 25 cm cube of iron solution, then 10 cm cube of dilute sulfuric acid, and then fills apparatus A with 0.005 moles per dm cube KMnO4. then apparatus A क्या है, ब्यूरेट, इसको इसने फिल कर दिया विद KMnO4 जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.005 मोल्स पर डीएम क्यूब. मोल्स पर डीएम क्यूब किसका यूनिट होता है, कंसंट्रेशन का. तो ये क्या गिवन है, दिस इज कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन गिवन है. ठीक है, तो KMnO4 जो है इसने फिल कर दिया ब्यूरेट में. टाइट्रेट्स द सोल्यूशन ऑफ Fe2+ with 0.005 moles per dm cube KMnO4 until the first permanent pink color चेंज क्या आ रहा है, पिंक कलर इज सीन इन द conical flask. Repeats the titration 3 times. ठीक है, अब हमें ये पता है कि KMnO4 जो है इसका कलर क्या होता है, ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है. ठीक है, दिस इज अ पर्पल कलर. जिनको नहीं पता वो नोट कर लें, KMnO4 जो है ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने कॉनिकल फ्लास्क में तो आयरन सोल्यूशन और H2SO4 लिया, देन ब्यूरेट को इसने फिल कर लिया KMnO4 से. फिर टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ब्यूरेट को माउंट कर देते हैं. वी माउंट द ब्यूरेट ऑन द टॉप ऑफ कॉनिकल फ्लास्क बाय यूजिंग आयरन स्टैंड. ठीक है, तो ये जिन्होंने टाइट्रेशंस परफॉर्म की होंगी उनको आइडिया होगा. मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम जो है वो दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह से टाइट्रेशंस हो रही होती है. लेट से ये हमारा आयरन स्टैंड है, बिकॉज दिस इज आयरन स्टैंड. ठीक है, ये आयरन स्टैंड है और इस पे आपने माउंट कर दिया है ब्यूरेट को. ठीक है, ब्यूरेट जो है इसको माउंट किया जाता है आयरन स्टैंड पे. तो लेट से यहाँ पे हमने ब्यूरेट को माउंट करना है. तो सपोज ये हमारे पास ब्यूरेट आ जाएगी इस पे. ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको स्टॉपर्ड कर दिया. ठीक है, ये स्टॉपर्ड किया और ये इसकी ओपनिंग जो है वो हमने बना. ठीक है, इसमें आपने क्या फिल कर दिया, इसमें आपने KMnO4 फिल कर दिया पर्पल कलर का. लेट्स से दिस वाज द 0 मार्क, तो इसमें KMnO4 जो है वो फिल्ड. इसमें आपने KMnO4, द ब्यूरेट इज फिल्ड विद KMnO4. इसको हमने माउंट किया है आयरन स्टैंड पे. ठीक है, ये आयरन स्टैंड पे माउंटेड है और इसको हम यहाँ पे नीचे जो है वो क्या मौजूद है, नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क मौजूद है. ठीक है जी, ये कॉनिकल फ्लास्क जिसमें आपके पास 25 cm क्यूब ऑफ आयरन वाला सोल्यूशन और 10 cm क्यूब ऑफ H2SO4, ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं. ठीक है, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क जिसमें ये दोनों सोल्यूशन मौजूद हैं. ठीक है, और यहाँ से आपने ये इसके स्टॉपर्ड, ये ब्यूरेट जो है वो स्टॉपर्ड थी, आपने एक कॉर्क ओपन किया और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है
ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 जो है वो इसमें गिरना शुरू होगा। ठीक है, आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 इसमें ऐड करना शुरू किया और साथ साथ आप इसको स्टिर करेंगे कॉनिकल फ्लास्क को। अब ये इसमें ऐड हो रहा है और कुछ देर बाद आप इसमें कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, दिस गोज पिंक। ठीक है, तो ये Fe2+ जो है जब ये आपके पास टाइट्रेशन कंप्लीट होगी तो दिस गिव्स पिंक कलर। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इट गिव्स पिंक कलर, टाइट्रेट्स द सॉल्यूशन ऑफ Fe2+ विद दिस KMnO4 until the first permanent pink color is seen in the conical flask, repeats the titration 3 times। ठीक है, he repeats the titration 3 times, जो है इसने टाइट्रेशन रिपीट करी है। ठीक है जी, तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट समझ लिया कि हाउ इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलें यहाँ तक तो आपने इसको रीड कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ये इक्वेशन गिवन है, आयनिक इक्वेशन है। सजेस्ट वाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। आपने 10 cm³ कॉनिकल फ्लास्क ऐड किया, सॉरी 10 cm³ आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था कॉनिकल फ्लास्क में। वी हैव एडेड 10 cm³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in the conical flask. They are asking why dilute sulfuric acid is added in the conical flask. ठीक है, ये देखें MnO4 नेगेटिव मैंगनेट आइंस ये कहाँ से आ रहे हैं? They are coming from KMnO4. ठीक है, they are coming from KMnO4 और Fe2+ ये कहाँ से आ रहे हैं? They are coming from the solution, जो आपने solution बनाया था 250 cm³। और ये H+ आइन कहाँ से आएंगे? H+ आइंस are coming from acid. तो why we have added sulfuric acid in the conical flask? क्यों ऐड किया है? ठीक है, to introduce hydrogen ions in the solution. To introduce or to enter hydrogen ions in the solution. ठीक है जी, सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस को एंटर करने के लिए आपने बिकॉज एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि इट विल रिलीज हाइड्रोजन आइंस, तो हाइड्रोजन आइंस के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर सीन एट द एंड पॉइंट। गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर सीन एट द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे जो पिंक कलर आ रहा होगा वो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू मैंगनेट आयन MnO4। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये कलर देते हैं, तो दिस MnO4 इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि MnO4 जो है MnO4 मैंगनेट आयन जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज। तो गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर सीन एट द एंड पॉइंट। दिस इज MnO4 नेगेटिव, मैंगनेट आयन वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, तो ये तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है the diagram shows part of apparatus A with liquid levels at the beginning and the end of titration 3. 3 titrations हुई थी। They told us in the starting of this question कि 3 titrations हुई। तो ये कह रहे हैं कि this diagram shows part of apparatus A with the liquid levels at the beginning and the end of titration 3. Titration 3 की beginning और ending इन्होंने डायग्राम दी है। ये अब ब्यूरेट की डायग्राम्स है। ठीक है, ब्यूरेट की डायग्राम्स है कि इनिशियली आपकी जो ब्यूरेट थी टाइट्रेशन 3 में उसका लिक्विड लेवल यहाँ पे था और फाइनली जब कलर चेंज आया तो लिक्विड लेवल यहाँ पे था। ठीक है, रिकॉर्ड द वैल्यूज इन द रिजल्ट टेबल, कंप्लीट द रिजल्ट टेबल फॉर ईच ऑफ टाइट्रेशन 1, 2 and 3। अब देखें ये टेबल बाद में आपको पूरा कंप्लीट फिल करना होता है। यहाँ पे 2 रीडिंग्स इन्होंने फिल करनी है, तीसरी हमें फिल करनी है। ठीक है, अब क्या क्या रीडिंग्स हैं? इनिशियल रीडिंग पर cm³, फाइनल रीडिंग पर cm³। टाइट्रेशन 1 की इनिशियल रीडिंग क्या है? 0.0 और फाइनल रीडिंग मतलब कितना यूज हुआ? 17.2 cm³। टाइट्रेशन 2 की इनिशियल रीडिंग 17.2, फाइनल रीडिंग 34.1। थर्ड की हमें लिखनी है। इनिशियल रीडिंग हम देखते हैं, इनिशियल रीडिंग क्या आ रही है थर्ड की? इनिशियल रीडिंग आपके पास ये यहाँ तक है, लिक्विड लेवल इसको काउंट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो इनिशियल रीडिंग क्या है? इनिशियल रीडिंग है 0.7 और फाइनल रीडिंग क्या है? दिस इज 17.1। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ब्यूरेट की रीडिंग्स जो हैं ये आपको अप टू 1 डेसिमल प्लेस देनी है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ब्यूरेट की रीडिंग्स आपको अप टू 1 डेसिमल प्लेस देनी है। ठीक है जी, अब उसके बाद वॉल्यूम यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रीडिंग 1 में क्या है? 17.2 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा? 17.2। इसमें इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और थर्ड की जो है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं 17.1 माइनस 0.7। ठीक है, तो 17.1 माइनस
0.7, दिस इज 16.4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16.4। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है दैट इज, ये कह रहे हैं कि ये 4 जो है, फोर्थ की आपको यहाँ पे अगर देखें तो ये 16.9 फाइनल रीडिंग दे दी है और इनिशियल रीडिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। इनिशियल रीडिंग मेंशन नहीं है और वॉल्यूम यूज बता दिया कि वॉल्यूम कितना यूज हुआ है 16.7, ठीक है। 16.7 वॉल्यूम यूज हुआ है। तो हमें सिंपल ये देखना होगा कि इनिशियल रीडिंग क्या होगी। तो सिंपल हम फाइनल में से वॉल्यूम यूज जो है वो माइनस कर लेते हैं तो पता लग जाएगा इनिशियल रीडिंग कितनी थी। तो 16.9 माइनस 16.7, 16.9 माइनस 16.7 दैट इज 0.2। इनिशियल रीडिंग इस केस में क्या होगी 0.2, ठीक है। तो ये आपने पूरा टेबल फिल कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स इन द टेबल। टेक द बेस्ट टाइट्रेशन, अब इस किस्म के क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे P4 में। टेक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स इन द टेबल। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स जो है उसके लिए आपने सिंपल ये देखना है कि विच ऑफ दीज टाइट्रेशन, ये जो फाइनल वॉल्यूम आया है आपके पास, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, आपने इसको देखना है कि इसमें से कौन सी 2 रीडिंग्स ऐसी हैं जिनके दरमियान डिफरेंस 0.2 का है, 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पहली वाली देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई है 17.2। अगर इन तीनों में देखा जाए 2, 3 और 4 में, इन दोनों में डिफरेंस 0.4, 0.9, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, 0.4, 0.7। एंड सेकंड और फोर्थ को देखें तो 16.9, 16.7। इन दोनों में सेकंड टाइट्रेशन और फोर्थ टाइट्रेशन में डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.2 का आ रहा है। तो जहां पे डिफरेंस 0.2 का आएगा ये आपकी बेस्ट टाइट्रेशन होंगी, इनको आपने टिक करना है। यानी आपने जब भी आपसे पूछा जाए कि टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स इन द टेबल, तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे कि विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 0.2, जिनमें डिफरेंस 0.2 का हो, इससे ज्यादा का ना हो। 0.2 का डिफरेंस जिनके दरमियान होगा वो आपकी बेस्ट टाइट्रेशन होगी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में डिफरेंस जो है वो 0.2 का आ रहा है। नेक्स्ट है यूज द टिक्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ, ये आपने KMnO4 का, ये बेसिकली ये वॉल्यूम किसका है, ब्यूरेट जो आपने यूज किया, ब्यूरेट में क्या मौजूद था KMnO4। तो ये आपने KMnO4 का वॉल्यूम के जो है वो रीडिंग्स निकाली हैं। अब ये कह रहे हैं कि यूज द टिक वैल्यू टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम, एवरेज कितना वॉल्यूम यूज हुआ है KMnO4 का, एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एवरेज वॉल्यूम कैसे, यानी बाय यूजिंग द टिक्ड वैल्यूज। तो एवरेज वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16.9 प्लस 16.7 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 16.8। ये आप सॉल्व करके देख लें 16.8। और क्योंकि ऑलरेडी यूनिट गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये पार्ट आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नाउ दिस इज द इजी पार्ट, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि a second student does another series of titrations using the same method and 0.005 mole per dm cube KMnO4। यानी एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने यही टाइट्रेशंस करी हैं इसी मेथड के साथ और वॉल्यूम भी इतना ही लिया है, सॉरी कंसंट्रेशन भी यही लिया है KMnO4। दिस स्टूडेंट ऑब्टेन्स एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 16.9। हमारी एवरेज क्या आई थी 16.8 और इस स्टूडेंट की एवरेज क्या आ रही है 16.9। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, ठीक है। ये इक्वेशन फिर दोबारा इन्होंने इक्वेशन दे दी हमें बिटवीन मैंगनेट आयंस, आयरन सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव यूज्ड बाय द सेकंड स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, MnO4 नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है KMnO4 का और KMnO4 की कंसंट्रेशन गिवन है। अब आप कहेंगे जी कंसंट्रेशन तो KMnO4 की है, हमसे तो MnO4 की बात हो रही है। तो देखें अगर मैं KMnO4 की बात करता हूँ कि MnO4 आयंस कहाँ से आ रहे हैं, KMnO4 में से आ रहे हैं। अगर हम इसको आयोनाइज करें तो बेसिकली दिस इज पोटेशियम आयन एंड मैंगनेट आयन। तो ये किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, K+ एंड MnO4 नेगेटिव। पोटेशियम परमैंगनेट आयनाइजेज इनटू पोटेशियम आयन एंड मैंगनेट आयन। तो इन दोनों का आपस में रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 का रेशियो है। 1 मोल ऑफ KMnO4 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ मैंगनेट आयन, तो 1:1 का रेशियो है, ठीक है जी। तो जितने मोल्स आपके पास KMnO4 के आएंगे उतने ही मोल्स हमारे पास मैंगनेट आयन के आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास KMnO4 की कंसंट्रेशन है और KMnO4 का वॉल्यूम है
तो मतलब आप KMnO4 के मोल्स निकाल सकते हैं, यानी ये कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है जी, और ये वॉल्यूम गिवन है। हमारे पास कंसंट्रेशन भी है, वॉल्यूम भी है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो तो मोल्स किस तरह से निकलते हैं, C इज इक्वल्स टू N/V। तो जो भी मोल्स आएंगे KMnO4 के वही मोल्स होंगे मैंगनेट आयन के। कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.005 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने x/, वॉल्यूम कितना है 16.9, और क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है हमें DM क्यूब में चाहिए होता है तो डिवाइड बाय 1000, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल 16.9 डिवाइडेड बाय 1000 0.0169, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.005 से, तो ये आंसर आ गया 0.0000845, ठीक है जी, 0.0000845, ठीक है। ये आपने यहाँ से मोल्स किसके निकाले, KMnO4 के, बट हमें मालूम है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है जी। तो जो भी मोल्स आपके पास KMnO4 के आए हैं वही मोल्स मैंगनेट आयन के होंगे, तो दैट इज 0.0000845 मोल्स। ये मोल्स आ गए मैंगनेट आयंस के, ये मैंगनेट आयन, और चाहे तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल को अगर मैं इधर ले जाऊँ आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 के बाद ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.45 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, आप चाहे ऐसे आंसर लिखें या ऐसे, तो मैंने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको मैं अब रब कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंगनेट आयन के। नेक्स्ट पार्ट है इस सवाल में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+, मोल्स ऑफ Fe2+ आयंस प्रेजेंट इन द 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ सोल्यूशन। याद करें आपने 25 cm³ लिया था पिपेट के थ्रू, जो आपने 250 cm³ सोल्यूशन बनाया था आयरन आयंस का, उसमें से 25 cm³ आपने लिया था टाइट्रेशन के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इस 25 cm³ में आयरन के मोल्स कितने, ये कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब देखें आपके जो मैंगनेट आयंस हैं, अब ये आप किस तरह से निकालेंगे, जो इक्वेशन गिवन है। मैंगनेट आयंस के मोल हम पहले ही निकाल चुके हैं 0.0000845, और मैंगनेट और आयरन के मोलर रेशो हमारे सामने है कि द मोलर रेशो बिटवीन MnO4 एंड आयरन Fe2+, इन दोनों के दरमियान मोलर रेशो क्या है 1:5। 1 मोल्स ऑफ MnO4 प्रोड्यूसेस 5 मोल्स ऑफ Fe2+, ठीक है। अब हमसे पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ इन द 25 cm³, तो हम इक्वेशन से रेशियो जो है वो ड्राइव करते हैं। हम कहते हैं कि जी MnO4 नेगेटिव और Fe2+ का मोलर रेशियो क्या है 1:5। तो अगर ये मोलर रेशियो है और आपके पास MnO4 के मोल्स हैं 0.0000845, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, इसके मोल्स कितने हैं 0.0000845, तो इसके मोल्स कितने होंगे। अगर एक मोल से 5 मोल बन रहे हैं तो इतने मोल से कितने मोल बनेंगे, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00845 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड विद 5, तो आंसर आ जाएगा 0.0004225, 0.0004225। देखिए यहाँ तक हमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स का नहीं बोला गया कि जी इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है ये क्या, तो इसकी जो भी फिगर्स आ रहे हैं मेरे पास मैं वो सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ बोला जाएगा कि इसको राउंड ऑफ करें तो वहाँ हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट है, तो अगर आपने एक सब्सटेंस के मोल्स निकाल लिए हैं और दूसरे के मोल्स पूछे जाएं तो आप जस्ट डायरेक्ट देखा करें, इक्वेशन कहीं ना कहीं गिवन होगी और वहां से आप रेशियो फाइंड आउट करके मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ Fe2+, टोटल मास, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ Fe2+ आयंस इन द 5 टैबलेट्स। जो 5 टैबलेट्स थी उनमें टोटल मास कितना आया है आयरन 2+ आयंस का, वो आपने फाइंड आउट करना है।
अब देखें आपने आयरन के मोल्स निकाल लिए 0.00425, ये मोल्स आ चुके हैं। मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हो तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, मोल्स कितने आए हैं? मोल्स आए हैं 0.00042225 इज इक्वल टू गिवन मास फाइंड आउट करना है x अपॉन मोलर मास। देखिए मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी गिवन होता है, तो ये गिवन है 56, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है जी, दिस मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02366, 0.02366। अब देखिए ये जो मास आया है, ये मास आया है इन, आपने कितना लिया था सोल्यूशन में से? आपने जो टाइट्रेशन के लिए वॉल्यूम लिया था कितना लिया था? 25 सेंटीमीटर क्यूब। दिस मास इज प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब। ये पूछ रहे हैं टोटल मास। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड जो है वो प्रेजेंट रखना है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर द मास विच इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन, दे आर आस्किंग फॉर द टोटल मास। कि टोटल मास 5 टैबलेट्स में आयरन का टोटल मास कितना है? तो 5 टैबलेट्स जो आपने ली थी उससे आपने टोटल वॉल्यूम कितना बनाया था? 250। टोटल वॉल्यूम आपने 250 बनाया था, जिसमें से 25 cm क्यूब लिया था और उस 25 cm क्यूब में इतना मास आया है। तो अगर 5 टैबलेट का बताना है तो फिर 250 में देखना होगा कि 250 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल मास कितना है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये कि यहाँ जो आपने ये जो मास कैलकुलेट किया है, दिस इज इन 25 सेंटीमीटर क्यूब, कि 25 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास है। ठीक है, 25 cm क्यूब में इतना मास है। अब वो कह रहे हैं कि जी टोटल मास ऑफ आयरन टू आयन्स इन द 5 टैबलेट्स, 5 टैबलेट्स में मिला के टोटल मास आयरन का कितना बन रहा है। ठीक है, तो 5 टैबलेट्स का आपने वॉल्यूम कितना बनाया था? 250। ठीक है, तो यानी कि अगर 0.02366 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन, मैं ये फॉर्मूला यहाँ से रब कर दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इफ 0.02366 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 250 25 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिंपली आपने 0.02366 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी अगर आप देखें तो मतलब 25 इज 1/10 ऑफ 250, तो मतलब अगर आप 25 से 250 में जा रहे हैं तो जो भी आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.02366 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 0.2366। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल 5 टैबलेट्स में आयरन का मास कितना है? 0.2366। ये 5 टैबलेट्स में आ गया। ठीक है, ये 25 cm क्यूब में था और ये 5 टैबलेट्स में 0.2366 मास। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द टोटल मास ऑफ द 5 टैबलेट्स इज 1.83। टोटल मास 5 टैबलेट, यानी ये तो सिर्फ आयरन का मास है ना, 5 टैबलेट में आयरन का मास है इतना। अब टैबलेट्स में सिर्फ आयरन तो नहीं है, दूसरे सब्सटेंस भी होंगे, तो ये कह रहे हैं कि 5 टैबलेट्स का मिला के जो टोटल मास है वो है 1.38 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन द टैबलेट्स। अब आपने आयरन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इन द टैबलेट्स, के टैबलेट्स में आयरन की परसेंटेज कितनी है। गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो परसेंटेज ऑफ आयरन आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ आयरन, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ टैबलेट। टोटल मास ऑफ टैबलेट, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो यही करेंगे ना, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ आयरन कितना है? 0.2366 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 1.83 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.2366 डिवाइडेड बाय 1.83 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 12.92। ठीक है, एंड गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 12.9। दिस इज 12.9%। ये आपके पास 12.9% जो है ये आंसर आ जाएगा। तो 5 आयरन टैबलेट्स में आयरन के मास की परसेंटेज क्या है? 12.9%। ठीक है जी, तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और किसी भी P4 में सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि हर
क्वेश्चन हर पेपर में, P4 के हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा टाइट्रेशंस का, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस जैसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी।